नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रेमचंद्र जी का लोकप्रिय हिंदी उपन्यास वरदान का छठा अध्याय। वरदान उपन्यास के अन्य पार्ट्स आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक एंड स्क्रीन पे रहेगा। इसके अलावा अन्य उपन्यास और कहानियों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन से मिल जाएगा, जहां जाके आप चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर मैथ्स, आर्किटेक्चर का, कॉमर्स का या हिंदी क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो हमारा ज्वाइन बटन में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन आपको वहाँ पर ज्वाइन बटन जब प्रेस करेंगे उसमें मिल जाएंगे। आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। अब आगे। ब्रिजरानी की विदाई के पश्चात सुवामा का घर ऐसा सूना हो गया मानो पिंजरे से सुआ उड़ गया। वह इस घर का दीपक और शरीर की प्राण थी। घर वही है पर चारों ओर उदासी। रहने वाले वे ही हैं पर सबके मुख मलिन और नेत्र ज्योतिहीन हो रहे हैं। वाटिका वही है पर ऋतु पतझड़ की है। विदाई के 1 मास पश्चात मुंशी संजीवन लाल भी तीर्थ यात्रा करने चले गए। धन संपत्ति सब कुछ प्रताप को समर्पित कर दी। अपने संग केवल मृगशाला, भगवद गीता और कुछ पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ न ले गए। प्रताप चंद्र की प्रेम आकांक्षा बड़ी प्रबल थी, पर इसके साथ ही उसे दमन की असीम शक्ति भी प्राप्त थी। घर की एक एक वस्तु उसे विरजन का स्मरण कराती रहती। यह विचार एक क्षण के लिए दूर ना होता कि यदि विरजन मेरी होती तो ऐसे सुख से जीवन व्यतीत होता, परंतु विचार को वह टालता रहता था। पढ़ने बैठता तो पुस्तक खुली रहती और ध्यान अन्यंत्र जा पहुंचता। भोजन करने बैठता तो विरजन का चित्र नेत्रों में फिरने लगता। प्रेमाग्नि को दमन की शक्ति से दबाते दबाते उसकी अवस्था ऐसी हो गई मानो वर्षों का रोगी हो। प्रेमियों को अपनी अभिलाषा पूरी होने की आशा हो या ना हो, परंतु वे मन ही मन अपनी प्रेमिकाओं से मिलने का आनंद उठाते रहते हैं। वे भाव संसार में अपने प्रेम पात्र से वार्तालाप करते हैं, उसे छोड़ते हैं, उससे रूठते हैं, उसे मनाते हैं, और इन भावों में उन्हें तृप्ति होती है और मन को एक सुखद और रसमय कार्य मिल जाता है। परंतु यदि कोई शक्ति उन्हें इस भावोद्यान की सैर करने से रोके, यदि कोई शक्ति उन्हें ध्यान में भी उस प्रियतमा का चित्र न देखने दे, तो उन अभागे प्रेमियों की क्या दशा होगी। प्रताप इन्हीं अभागों में से था। इसमें संदेह नहीं कि यदि वह चाहता तो सुगध भावों का आनंद भोग कर सकता था। भाव संसार का भ्रमण अतीत सुखमय होता है, पर कठिनता तो यह थी कि वह विरजन का ध्यान भी कुत्सित वासनाओं से पवित्र रखना चाहता था। उसकी शिक्षा ऐसे पवित्र नियमों से हुई थी और उसे ऐसे पवित्र आत्माओं और नीतिपरायण मनुष्यों की संगति से लाभ उठाने के अवसर मिले थे कि उसकी दृष्टि में विचार की पवित्रता की भी उतनी ही प्रतिष्ठा थी जितनी आचार की पवित्रता। यह कब संभव था कि वह विरजन को, जिसे कई बार बहन कह चुका था और जिसे अब बहन समझने का प्रयत्न करता रहता, ध्यान अवस्था में भी ऐसे भावों का केंद्र बना था जो कुवासना उसे भले ही शुद्ध हो पर मन के दूषित आवोगे से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक मुंशी संजीवन लाल विद्यमान थे, उनका कुछ न कुछ समय उनके संग ज्ञान और धर्म चर्चा में कट जाता था, जिससे आत्मा को संतोष होता। परंतु उनके चले जाने के पश्चात आत्म सुधार का यह अवसर भी जाता रहा। सुवामा उसे यूं मलिन मन पाती तो उसे बहुत दुख होता। एक दिन उसने कहा, यदि तुम्हारा चित्त न लगता हो तो प्रयाग चलो, वहां शायद तुम्हारा जी लग जाए। यह विचार प्रताप के मन में कई बार उत्पन्न हुआ, परंतु इस भय से कि माता को यहाँ अकेले रहने में कष्ट होगा, उसने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। माता का आदेश पाकर इरादा पक्का हो गया। यात्रा की तैयारियां करने लगा। प्रस्थान का दिन निश्चित हो गया। अब सुवामा की यह दशा है कि जब देखिए प्रताप को प्रदेश में रहने सहने की शिक्षाएं दे रही है। बेटा देखो, किसी से झगड़ा मत मोल लेना। झगड़ने की तुम्हारी वैसे भी आदत नहीं, परंतु समझा देती हूँ। प्रदेश की बात है, फूंक फूंक कर पग धरना, खाने पीने में असंयम ना करना। तुम्हारी यह बुरी आदत है कि जाड़ों में सायंकाल ही सो जाते हो और फिर कोई कितने ही बुलाए पर जागते ही नहीं। यह स्वभाव प्रदेश में भी बना रहे तो तुम्हें सांझ का भोजन काहे को मिलेगा। दिन को थोड़ी देर के लिए सो लिया करना। तुम्हारी आंखों में तो नींद को जैसे रात को नींद ही नहीं आती है। उसे जब अवकाश मिलता बेटे को ऐसी समयोचित शिक्षाएं दिया करती। निदान प्रस्थान का दिन भी आ ही गया। गाड़ी 10 बजे दिन को छूटती थी। प्रताप ने सोचा विरजन से भेंट कर लूं। परदेश जा रहा हूं, फिर न जाने कब भेंट हो। चित्त को
उत्सुक किया। माता से कह बैठा। सुवामा बहुत प्रसन्न हुई। एक थाल में मोदक, समोसे और 2-3 प्रकार के मुरब्बे रखकर रधिया को दिए कि लल्लू संग जा। प्रताप ने बाल बनवाए, कपड़े बदले, चलने को तो चला, पर ज्यों-ज्यों पग आगे उठाया दिल बैठा जाता। भांति-भांति के विचार आ रहे थे। विरजन ना जाने क्या मन में समझे, क्या ना समझे। 4 महीने बीत गए, उसने एक चिट्ठी भी तो मुझे अलग से नहीं लिखी, तो फिर क्यों कर कहूँ कि मेरे मिलने से उसे प्रसन्नता होगी। अजी, अब उसे तुम्हारी चिंता ही क्या है। तुम मर भी जाओ तो वह आंसू ना बहाए। यहाँ की बात और थी, वह अवश्य उसकी आंखों में खटकेगा। कहीं यह ना समझे कि लालाजी बन ठन कर मुझे रिझाने आए हैं। इसी सोच विचार से बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि श्यामाचरण का मकान दिखाई देने लगा। कमला मैदान में टहल रहा था। उसे देखते ही प्रताप की वह दशा हो गई कि किसी चोर की दशा सिपाही को देखकर होती है। झट एक घर की आड़ में छिप गया और राधिका से बोला, तू जा, ये वस्तुएं दिया, मैं कुछ काम से बाजार जा रहा हूँ, लौटता हुआ जाऊंगा। यह कहकर बाजार की ओर चला, परंतु केवल 10 डग ही चला था कि मैरी को बुलाया और बोला, मुझे शायद देर हो जाए, इसलिए ना आ सकूंगा। कोई पूछे तो कह देना चिट्ठी दे देना। कहकर जेब से पेंसिल निकाली और कुछ पंक्तियां लिखकर दे दी, जिससे उसके हृदय की दशा का भली भांति परिचय मिलता है। मैं आज प्रयाग जा रहा हूँ, अब वहीं पढ़ूंगा। जल्दी के कारण तुमसे नहीं मिल सका। जीवित रहूंगा तो फिर आऊंगा। कभी कभी अपनी कुशल क्षेम की सूचना देती रहना। तुम्हारा प्रताप। प्रताप तो यह पत्र देखकर चलता हुआ। रधिया धीरे धीरे विरजन के घर पहुंची। वह उसे देखते ही दौड़ी और कुशल क्षेम पूछने लगी। लाला की कोई चिट्ठी आई थी? रधिया, अरे जब से गया, चिट्ठी पत्री तो ना दी। विरजन, चाची तो सुख से है। रधिया, लल्लू बाबू प्रयागराज जाता है तो उन तनिक उदास रहता है। कौन? लल्लू प्रयाग जा रहे हैं? हाँ, हम तब बहुत समझात रहे कि प्रदेश माँ कहा जाए, वो मुदा को की सुनत है। कब जाएंगे? आज 10 बजे की ट्रेन से जवैया है, तुमसे भेंट करन आवत रहन, तन दुआरी पर हाई लौट गए। यहाँ तक आकर लौट गए? द्वार पर कोई नहीं था? द्वार तक कहाँ आईन, सड़क पर से चले गई। कुछ कहा नहीं, क्यों लौटा जाता है? नहीं, कुछ नहीं कहा, इतना बोलत रही कि हमारी ट्रेन छूटी जाई है तो हम जाइत हूँ। ब्रिज रानी ने घड़ी पर दृष्टि डाली। 8 बजने वाले थे। प्रेमवती के पास जाकर बोली, माता, लल्लू आज प्रयाग जा रहे हैं, यदि आप कहें तो उनसे मिलती आऊं, फिर न जाने कब मिलना हो कब ना हो। मैरी कहती है कि बस मुझे मिलने से आते थे, पर सड़क से उसी पार से लौट गए। ब्रिजरानी ने घड़ी पर दृष्टि डाली। 8 बजने वाले थे। प्रेमवती के पास जाकर बोली, माता, लल्लू आज प्रयाग जा रहे हैं, यदि आप कहें तो उनसे मिलती हूँ, फिर न जाने मिलना कब हो। मैरी कहती है कि बस मुझसे मिलने आते थे, पर सड़क के उसी पार से लौट गए। प्रेमवती, अभी ना बाल गुथवाए, ना मांग भरवाई, ना कपड़े बदले, बस जाने को तैयार हो गई। अम्मा, आज जाने दीजिए, बाल गुथवाने बैठूंगी तो 10 यहीं बज जाएंगे। प्रेमवती, अच्छा तो जाओ, पर संध्या तक लौट आना। गाड़ी तैयार करवा लो और मेरी ओर से सुवामा को पलागन कह देना। विरजन ने कपड़े बदले, माधवी को बाहर दौड़ाया कि गाड़ी तैयार करने के लिए कहो। तब तक कुछ ध्यान न आया। रधिया से पूछा, कुछ चिट्ठी पत्री नहीं दी? रधिया ने पत्र निकाल करके दे दिया। विरजन ने उसे हर्ष से लिया, परंतु उसे पढ़ते ही उसका मुख कुमला गया। सोचने लगी, द्वार तक आकर क्यों लौट गए, और पत्र भी लिखा तो ऐसा उखड़ा और अस्पष्ट। ऐसी कौन जल्दी थी? क्या गाड़ी के नौकर थे? दिन भर में अधिक नहीं तो 5-6 गाड़ियां तो जाती होंगी क्या मुझसे मिलने के लिए? 2 घंटे का विलंब भी असहनीय हो गया। अवश्य इसमें कुछ न कुछ भेद है। मुझसे क्या अपराध हुआ? अचानक उसे उस समय का ध्यान आया जब वह अति व्याकुल हो प्रताप के पास गई थी और उसके मुख से निकला था, लल्लू, मुझसे कैसे सहा जाएगा। विरजन को अब से पहले कई बार ध्यान आ चुका था कि मेरा उस समय उस दशा में जाना बहुत अनुचित था। तुरंत विश्वास हो गया कि मैं अवश्य लल्लू की दृष्टि से गिर गई। मेरा प्रेम और मन अब उनके चित्त में नहीं। एक ठंडी सांस लेकर बैठ गई और माधवी से बोली, कोचवान से कह दो अब गाड़ी ना तैयार करे, मैं न जाऊंगी। जब तक विरजन ससुराल से ना आई थी, तब तक उसकी दृष्टि में एक हिंदू पतिव्रता के कर्तव्य और आदर्श का कोई नियम स्थिर न हुआ था। घर में कभी पति संबंधी चर्चा भी न होती थी। उसने स्त्री धर्म की पुस्तकें अवश्य पढ़ी थी, परंतु उनका कोई चिरस्थायी प्रभाव उस पर ना हुआ था। कभी उसे यह ध्यान ही ना आता था कि यह मेरा घर नहीं है और मुझे शीघ्र ही यहाँ से जाना पड़ेगा। परंतु जब वह ससुराल से आई और अपने प्राणनाथ पति को प्रतिक्षण आंखों के सामने देखने लगी, तो स्नेह स्नेह चित्तवृत्तियां में परिवर्तन होने लगा। ज्ञात हुआ कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या धर्म है और क्या उसके निर्वाह की रीति है।
अगली बातें स्वप्नवत जान पड़ने लगी। हाँ, जिस समय स्मरण हो आता था कि अपराध मुझसे ऐसा हुआ है जिसकी कालिमा को मैं मिटा नहीं सकती, तो स्वयं लज्जा से मस्तक झुका लेती और अपने को धिक्कारती। उसे आश्चर्य होता कि मुझे लल्लू के सम्मुख जाने का साहस कैसे हुआ। कदाचित इस घटना को वह स्वप्न समझने की चेष्टा करती। तब लल्लू का सौजन्यपूर्ण चित्र उसके सामने आ जाता और वह हृदय से उसे आशीर्वाद देती। परंतु आज जब प्रताप चंद्र की शुद्ध हृदयता से उसे यह विचार करने का अवसर मिला कि लल्लू उस घटना को अभी भूला नहीं है, उसकी दृष्टि में अब मेरी प्रतिष्ठा नहीं रही, यहाँ तक कि वह मेरा मुख भी नहीं देखना चाहता, तो उसे ग्लानिपूर्ण क्रोध उत्पन्न हुआ। प्रताप की ओर से चित्त मलिन हो गया और उसकी जो प्रेम और प्रतिष्ठा उसके हृदय में थी, वह पल भर में जल कण की भांति उड़ने लगी। स्त्रियों का चित्त बहुत शीघ्र प्रभावग्राही होता है। जिस प्रताप के लिए वह अपना अस्तित्व धूल में मिला देने को तत्पर थी, वही उसके एक बाल व्यवहार को भी क्षमा नहीं कर सकता। क्या उसका हृदय ऐसा संकीर्ण है? यह विचार वृजन के हृदय में कांटे की भांति खटकने लगा। आज से वृजन की सजीवता लुप्त हो गई। चित्त पर एक बोझ सा लगा। सोचती कि जब प्रताप मुझे भूल गए और मेरी रत्ती भर भी प्रतिष्ठा नहीं करते, तो इस शोक में मैं क्यों अपने प्राण गुलाऊं। जैसे राम तुलसी से, वैसे तुलसी राम से। यदि उन्हें मुझसे घृणा है, यदि वह मेरा मुख नहीं देखना चाहते, तो मैं भी उनका मुख देखने से घृणा करती हूँ और मुझे उनसे मिलने की इच्छा नहीं। अब वह अपने ही ऊपर झल्ला उठती कि मैं प्रतिक्षण उन्हीं की बातें क्यों सोचती और संकल्प करती कि अब उनका ध्यान भी मन में ना आने दूंगी। पर तनिक देर में फिर ध्यान उसी ओर चला जाता और वे ही विचार उसे बेचैन करने लगते। हृदय के इस संताप को शांत करने के लिए वह कमलाचरण के सच्चे प्रेम का परिचय देने लगी। वह थोड़ी देर के लिए कहीं चला जाता तो उल्हाना देती। जितने रुपए जमा कर रखे थे वे सब दे दिए और अपने लिए सोने की घड़ी और चैन मोल ले लो कहा। कमला ने इनकार किया तो उदास हो गई। कमला यूं ही उसका दास बना हुआ था। उसके प्रेम का बाहुल्य देखकर और भी जान देने लगा। मित्रों ने सुना तो धन्यवाद देने लगे। मियाँ हमीद और सुवेद अपने भाग्य को दिखाने लगे। ऐसी स्नेही स्त्री हमको ना मिली। तुम्हें बिना मांगे ही रुपए देती है और यहाँ तो स्त्रियों की खींचतान से नाक में दम है। चाहे अपने पास कानी कौड़ी ना हो, पर उनकी इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए, नहीं तो प्रलय मच जाए। अजी और क्या कहे, कभी घर में एक बीड़े पान के लिए चले जाते हैं तो वहां भी 10-5 उल्टी सीधी सुने बिना काम नहीं चलता। ईश्वर हमको भी तुम्हारी सी बीवी दे। यह सब था। कमलाचरण भी प्रेम करता था और वृजरानी भी प्रेम करती थी, परंतु प्रेमियों को संयोग से जो हर्ष प्राप्त होता है उसका वृजन के मुख पर कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता। वह दिन ब दिन दुबली पतली होती जाती थी। कमलाचरण शपथ दे देकर पूछता कि तुम दुबली क्यों हो रही हो, तो उसे प्रसन्न करने के जो जो उपाय हो सकते करना। मित्रों से भी इस विषय में सम्मति लेता, पर कुछ लाभ न होता। वृजरानी हंसकर कह दिया करती कि तुम कुछ चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छी तरह से। कहते कहते उठकर उसके बालों में कंघी लगाने लगती या पंखा जलने लगती। इन सेवा और सत्कारों से कमलाचरण फूला न समाता, परंतु लकड़ी के ऊपर रंग और रोगन लगाने से वह कीड़ा नहीं मरता। जो उसके भीतर बैठा हुआ उसका कलेजा खाई जाता है। यह विचार कि प्रताप चंद्र मुझे भूल गए, मैं उनकी दृष्टि में गिर गई, शूल की भांति उसके हृदय को व्यथित किया करता। उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि बिस्तर पर से उठना तक कठिन हो गया। डॉक्टर की दवाएं होने लगी। उधर प्रताप चंद्र का प्रयाग में जी लगने लगा। व्यायाम का तो उसे व्यसन था ही, वहां इसका बड़ा प्रचार था। मानसिक बोझ हल्का करने के लिए शारीरिक श्रम से बढ़कर और कोई उपाय नहीं। प्रातःकाल जिम्नास्टिक करता, सायंकाल क्रिकेट और फुटबॉल खेलता, 8-9 बजे रात तक वाटिका की सैर करता। इतने परिश्रम के पश्चात चारपाई पर गिरता तो प्रभात होने पर ही आंख खुलती। 6 ही मास में क्रिकेट और फुटबॉल का कप्तान बन बैठा और 2-3 मैच ऐसे खेले कि सारे नगर में धूम हो गई। आज क्रिकेट में अलीगढ़ के निपुण खिलाड़ियों से उनका सामना था। ये लोग हिंदुस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ियों को परास्त कर विजय का डंका बजाते यहाँ आए थे। उन्हें अपनी विजय में तनिक संदेह न था, पर प्रयाग वाले भी निराश न थे। उनकी आशा प्रताप चंद्र पर निर्भर थी। यदि वह आधे घंटे भी जम गया तो रनों का ढेर लगा देगा, और यदि इतनी ही देर तक उसका गेंद चल गया तो फिर क्या कहना। कलेजा धड़क रहा था, ना जाने क्या होगा। 10 बजे खेल प्रारंभ हुआ। पहले अलीगढ़ वालों के खेलने की बारी आई और 2-2.5 घंटे खूब करामात दिखलाई। 1 बजते बजते खेल का पहला भाग समाप्त हुआ। अलीगढ़ ने 400 रन किए।
अब प्रयाग वालों की बारी आई, पर खिलाड़ियों के हाथ पांव फूले हुए थे। विश्वास हो गया कि हम ना जीत सकेंगे। अब खेल का बराबर होना कठिन है। कौन बनाएगा इतने रन? अकेला प्रताप क्या कर लेगा? पहला खिलाड़ी आया, तीसरे गेंद में विदा। दूसरा कठिनता से 5 गेंद खेल सका, तीसरा तो पहले ही गेंद में उड़ गया। चौथे ने आकर 2-3 हिट लगाए, जम ना पाया। पांचवें साहब कॉलेज में से एक थे, यहाँ उनकी एक ना चली, थापी रखते रखते चल दिए। जब प्रताप चंद्र दृढ़ता से पैर उठाता, बैट घुमाता मैदान में आया, दोनों पक्षों वालों ने करतल की ध्वनि की। प्रयाग वालों की दशा अकथनीय थी। प्रत्येक मनुष्य की दृष्टि में प्रताप चंद्र की ओर लगी हुई थी। सबके हृदय धड़क रहे थे। चतुर्दिक सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ लोग दूर बैठकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रताप की विजय हो। देवी देवता स्मरण करते जा रहे थे। पहला गेंद आया, प्रताप ने खाली ही दिया। प्रयाग वालों का साहस घट गया। दूसरा, वह भी खाली। प्रयाग वालों का कलेजा नाभि तक बैठ गया। बहुत से लोग छतरी संभाल घर की ओर चले। तीसरी गेंद, एक पड़ाके की ध्वनि हुई और गेंद की भांति गगन में उड़ता हुआ हिट पे हिट वाले खिलाड़ी से 100 गज आगे गिरा। लोगों ने तालियां बजाई। सूखे धान में पानी पड़ा। जाने वाले ठिठक गए। निराशा की आशा बंधी। चौथा गेंद पहले गेंद से 10 गज आगे गिरा। फील्डर चौके, हिट पर मदद पहुंचाई। पांचवा गेंद आया और कट पर। इतने में ओवर हुआ। बॉलर बदले। नए बॉलर पूरे बधिक थे, घातक गेंद फेंकते, पर उनके पहले ही गेंद को प्रताप ने आकाश में भेजकर सूर्य से स्पर्श करा दिया। फिर तो गेंद पर गेंद, उसकी थापी मैत्री सी होगी। गेंद आता, फिर थापी, कभी पश्चिम में, कभी उत्तर, कभी दक्षिण। दौड़ते दौड़ते फील्डरों की सांसें फूल गई। प्रयाग वाले उछलते और तालियां बजाते। टोपियां वायु में उछल रही थी। किसी ने रुपए लुटाए तो किसी ने सोने की जंजीर तक भी लुटा दी। वे पक्षी उड़ते झल्लाते, कभी क्षेत्र का क्रम परिवर्तन करते, कभी बॉलर पर चातुरी और क्रीड़ा कौशल निरर्थक हो रहा था। गेंद की थापी से मित्रता दृढ़ हो गई थी। पूरे 2 घंटे तक प्रताप पड़ाके बम बोले और हवाइयां छोड़ता रहा। फील्डर गेंद को इस प्रकार लपकते जैसे बच्चे चंद्रमा की ओर लपकते हैं। रनों की संख्या 300 तक पहुंच गई। विपक्षियों के छक्के छूटे। हृदय भर्रा गया। एक गेंद भी सीधा ना आता। यहाँ तक कि प्रताप ने 50 रन और किए। अब अपने अंपायर से तनिक विश्राम करने के लिए अवकाश मांगा। उसे आता देखकर सहस्रों मनुष्य उसी ओर दौड़े और बारी बारी से गेंद उठाने लगे। चारों ओर भगदड़ मच गई। सैकड़ों छाते, छड़ियां, टोपियां और जूते ऊर्ध्वगामी हो गए, मानो वे भी उमंग में उछल रहे। ठीक उसी समय तार घर का चपरासी बाइसिकल पर आता हुआ दिखाई दिया। निकट आकर बोला, प्रताप चंद्र किसका नाम है? प्रताप ने चौंक कर उसकी ओर देखा। चपरासी ने तार का लिफाफा उसके हाथ में रख दिया। उसे पढ़ते ही प्रताप का बदन पीला हो गया। दीर्घ श्वास लेकर कुर्सी पर बैठ गया और बोला, अब मैच का निपटारा यारो तुम्हारे हाथ में है। मैंने अपना कर्तव्य पालन कर दिया, इसी डाक से घर चला जाऊंगा। यह कहकर वह बोर्डिंग हाउस की ओर चला। सैकड़ों मनुष्य पूछने लगे, क्या हुआ, क्या हुआ? लोगों के मुख पर उदासी छा गई, पर उसे बात करने का अवकाश कहाँ। उसी समय तांगे पर चढ़ा और स्टेशन की ओर चला। रास्ते पर उसके मन में तर्क वितर्क रहे। बार बार अपने को धिक्कार देता, क्यों न चलते समय उससे मिल लिया। ना जाने अब कब भेंट हो। ईश्वर ना करे कहीं उनके दर्शन से वंचित रहूं। यदि रहा तो मैं मुंह में काली पोत कहाँ मर रहूंगा, यह सोचकर कई बार रोया। 9 बजे गाड़ी बनारस पहुंची। उस पर से उतरते ही सीधा श्यामाचरण के घर की ओर चला। चिंता के मारे आंखें डबडबाई हुई थी और कलेजा धड़क रहा था। डिप्टी साहब सिर झुकाए कुर्सी पर बैठे थे। कमला डॉक्टर साहब के यहाँ जाने को उद्यत था। प्रताप चंद्र को देखते ही दौड़कर लिपट गया। श्यामाचरण ने गले लगाया और बोले, क्या अभी सीधे इलाहाबाद से चले आ रहे हो? जी हाँ, आज माता जी का तार पहुंचा कि विरजन बहुत बुरी दशा में है। क्या अभी वही दशा है? श्यामाचरण, क्या कहूँ, इधर 2-3 मास से दिनों दिन उसका शरीर क्षीण होता जाता था। औषधियाँ कुछ असर नहीं होती। देखे ईश्वर की क्या इच्छा है। डॉक्टर साहब तो कहते क्षय हो गया, पर वैद्यराज जी हृदय दौर्बल्य बताते हैं। विरजन को जब सूचना मिली कि प्रताप चंद्र आए हैं, तब से उसके हृदय में आशा और भय की घुड़दौड़ मची। कभी सोचती कि घर आए होंगे, चाची ने बरबस ठेल ठाल कर यहाँ भेज दिया होगा। फिर ध्यान हुआ, हो ना हो मेरी बीमारी का समाचार पा घबराकर चले आए, परंतु नहीं, उन्हें मेरी चिंता क्या पड़ी है। सोचा होगा कहीं मर न जाए। चलो सांसारिक व्यवहार पूरा करता हूँ। उन्हें जीने मरने का क्या सोच। आज मैं महाशय से
जी खोलकर बातें करूंगी, पर नहीं, बातों की आवश्यकता ही क्या, उन्होंने चुप साधी है तो मैं क्यों बोलूं? बस इतना कह दूंगी, बहुत अच्छी हूँ और आपके कुशल की कामना रखती हूँ। फिर मुख ना खोलूंगी। और मैं यह मैली कुचैली साड़ी क्यों पहने हूँ, जो अपना सहवेदी ना हो, उसके आगे यह वेश बनाए रखने से लाभ? वह अतिथि की भांति आए, मैं भी पाहुने की भांति उनसे मिलूंगी। मनुष्य का चित्त कैसा चंचल है, जिस मनुष्य की अकृपा ने वृजन की यह गति बना दी, उसी को जलाने के लिए ऐसे ऐसे उपाय सोच रही है। 10 बजे का समय था। माधवी बैठी पंखा जल रही थी, औषधियों की शीशियां इधर उधर पड़ी थी और विरजन चारपाई पर पड़ी हुई थी। यही सब बातें सोच रही थी कि प्रताप घर आया। माधवी चौंक कर बोली, बहन उठो। आ गए विरजन झपटकर और चारपाई से उतरना चाहती थी, किंतु निर्बलता के कारण गिर पड़ी। प्रताप ने उसे संभाला और चारपाई पर लेटा दिया। यह वही विरजन है जो आज से कई मास पूर्व रूप एवं लावण्य की मूर्ति थी, जिसके मुखड़े पर चमक और आंखों में हंसी का वास था, जिसका भाषण श्यामा का गाना और हंसना मन को लुभाना था। वह रसीली आंखों वाली, मीठी बातों वाली विरजन आज केवल अस्थि चर्म विशेष थी, पहचानी ही नहीं जाती। प्रताप की आंखों में आंसू भर आए। कुशल पूछना चाहता था, पर मुख से केवल इतना निकला, विरजन, और नेत्रों से जल बिंदु बरसने लगे। प्रेम की आंखें मनोभावों के परखने की कसौटी है। विरजन ने आंख उठाकर देखा और उन अश्रु बिंदुओं ने उसके मन का सारा मैल धो दिया। जैसे कोई सेनापति आने वाले युद्ध का चित्र मन में सोचता है और शत्रु की अपनी पीठ पर देखकर बदहवास हो जाता है और उसे निर्धारित चित्र का कुछ ध्यान भी नहीं रहता, उसी प्रकार वे जन प्रताप चंद्र को अपने सम्मुख देखकर सब बातें भूल गई, जो अभी पड़ी पड़ी सोच रही थी कि वह प्रताप को रोते देखकर अपना सब दुख भूल जाएगी। और चारपाई से उठकर उसके अपने आंचल से आंसू पहुंचने लगी। प्रताप, जिसे अपराधी कह सकते हैं, इस समय दीन बना हुआ था, और विरजन, जिसने अपने को सुखाकार इस दिशा तक पहुंचा दिया था, रो रो कर कह रही थी, लल्लू चुप रहो, ईश्वर जानता है मैं भली भांति अच्छी हूँ। मानो अच्छा ना होना उसका अपराध था। स्त्रियों की संवेदनशीलता कैसी कोमल होती है। प्रताप चंद्र के एक साधारण संकोच ने विरजन को इस जीवन से उपेक्षित बना दिया। आज आंसू की कुछ बूंदों से उसके हृदय से उस संताप, उस जलन और उस अग्नि को शांत कर दिया, जो कई महीनों से उसके रुधिर और हृदय को जला रही थी। जिस रोग को बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टर अपनी औषधि से न अच्छा कर सके, अश्रु बिंदुओं ने क्षण भर में चंगा कर दिया। क्या वह पानी के बिंदु अमृत के बिंदु थे? प्रताप ने धीरज धोकर पूछा, विरजन, तुमने अपनी क्या गति बना रखी है? विरजन, गति मैंने नहीं बनाई, तुमने बनाई है। माता जी का तार ना पहुंचता तो मुझे सूचना भी ना होती। विरजन, आवश्यकता ही क्या थी, जिसे बुलाने के लिए तुम प्रयाग चले गए? उसके जीने मरने से तुम्हें क्या चिंता? प्रताप, बातें बना रही हो, पराये को क्यों पत्र लिखती? विरजन, किसे आशा थी कि तुम इतनी दूर से आने का या पत्र लिखने का कष्ट उठाओगे, जो द्वार से आकर फिर गए और मुख देखने से भी घृणा करने लग गए? उसे पत्र भेजकर क्या करती? प्रताप, उस समय लौट जाने का जितना दुख मुझे हुआ, मेरा चित्त ही जानता है। तुमने उस समय तक मेरे पास कोई पत्र न भेजा था, मैंने समझा अब सुध भूल गई। अच्छा, यदि मैं तुम्हारी बातों को सच न समझती होती तो कह देती कि मैं अब सोची हुई बातें हैं। प्रताप, भला तो समझो। अब वह बताओ कि कैसा जिया, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, ऐसा मुख फीका पड़ गया है। अच्छी हो जाऊंगी, औषधि मिल गई है। प्रताप संकेत समझ गया। हाशो, मेरी तनिक सी चूक ने यह प्रलय कर दिया। देर तक उसे समझाता रहा कि प्रातःकाल जब वह अपने घर का चला तो विरजन का बदन विकसित था। उसे विश्वास हो गया कि लल्लू मुझे भूले नहीं है, मेरी सुध और प्रतिष्ठा उनके हृदय में विद्यमान है। प्रताप ने उसके मन से वह कांटा निकाल दिया जो कई मास से खटक रहा था, जिसने उसकी यह गति कर रखी थी। एक ही सप्ताह में उसका मुखड़ा स्वर्ण हो गया, मानो कभी बीमार ही ना थी।